100 दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर से मेघालय गए कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। राज रघुवंशी की हत्या के बाद से ही 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिली। उसने रात को अपने घर पर फोन किया और फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में मेघालय पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने मेघालय में अपने पति की हत्या की साजिश रची। पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। सोनम रघुवंशी ने मध्य प्रदेश से सुपारी किलर्स को भी बुलाया था और इसके बाद पति को हनीमून के बहाने वो मेघालय लेकर गई। 3 दिनों बाद ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया और हत्या के बाद से 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी लापता रही। और पति राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद वो यूपी के गाजीपुर में मिलती है। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है। हत्यारों ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। जब सोनम के सरेंडर की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। सोनम रघुवंशी आधी रात को गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती है और फिर अपने परिजनों को फोन करती है। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी पर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राज कुशवाहा हत्या में शामिल, जो कि सोनम का प्रेमी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आनंद और आकाश को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है। फिलहाल सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पुलिस की कस्टडी में है। जी न्यूज के पास सोनम रघुवंशी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद है। गाजीपुर पुलिस सोनम को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने सोनम का चेकअप किया और फिर उसी वक्त की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जी न्यूज पर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। परफेक्ट मर्डर और चौंकाने वाली साजिश और उस साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुलती जा रही है। लापता होने से पहले शिलोंग के होटल के बाहर राजा और सोनम रघुवंशी दिखाई दिए। और अगर आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो इसमें कई साजिशें नजर आ रही हैं। वीडियो में स्कूटी के पास राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं। ये स्कूटी दोनों ने घूमने के लिए किराए पर ली थी। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पीछे की साइड एक लाल रंग की कार खड़ी नजर आ रही है। इधर स्कूटी के पास राजा बैग से कुछ सामान निकालने लगता है। राजा रघुवंशी से कुछ दूर पर खड़ी सोनम पीछे खड़ी कार की तरफ नजर घुमाती है और फिर जेब से फोन निकालती है और फटाफट कुछ टाइप करती है। आशंका है कि सोनम फोन से सुपारी किलर्स को अपनी और राजा की लोकेशन शेयर कर रही थी। उसके बाद कार से 2 युवक उतरते हैं और होटल के अंदर एंटर करते हैं। अब ये वीडियो देखिए, राजा स्कूटी में आगे बैठा हुआ है जबकि सोनम पीछे बैठकर फोन पर कुछ करती नजर आ रही है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन सोनम और राजा रघुवंशी लापता होते हैं और उसके बाद राजा की लाश बरामद होती है। फिलहाल पुलिस सोनम के फोन की तलाश कर रही है, वो फोन जिसमें इस पूरी साजिश के राज छिपे हुए हैं। राजा रघुवंशी हत्या और सोनम के लापता होने के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इन 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां थी, क्योंकि 23 मई को खबर आती है कि राजा और सोनम लापता हैं। दोनों की तलाश शुरू हो जाती है और फिर अचानक 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है। सोनम की तब भी कोई खबर नहीं मिलती और मेघालय पुलिस 2 से 8 जून तक सोनम रघुवंशी की तलाश करती रहती है। फिर 17 दिनों बाद सोनम रघुवंशी शिलोंग से यूपी के गाजीपुर पहुंच जाती है और वहां से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और गाजीपुर में वो जिस हालत में मिलती है उससे कहीं ये नहीं लगता कि उसका अपहरण हुआ है। पहले उस ढाबा संचालक को सुनिए जहां सोनम देर रात मिली थी। हम पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता। यानी सोनम के मुताबिक मेघालय में उनके साथ लूट हुई और उसके पति को मार दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सोनम 17 दिनों के बाद सामने क्यों आई? आखिर राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक कहाँ थी? अगर लूट हुई थी तो सोनम ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? और अचानक 17 दिनों बाद यूपी के गाजीपुर में कैसे पहुंची? सोनम ने पहले परिजनों को फोन क्यों नहीं किया? ऐसे कई सवाल हैं जो सोनम रघुवंशी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हत्या की प्लानिंग सोनम ने ही रची थी।
पुलिस के मुताबिक सोनम पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से सोनम सिर्फ रात में ही सफर कर रही थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर जाने वाली बस में सवार थी। रविवार देर रात गाजीपुर में बदहवास हालत में थी। ढाबे से उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया। अगर सोनम रघुवंशी के साथ लूट हुई थी तो उन्होंने पहले फोन क्यों नहीं किया? सोनम अगर मेघालय में बस में सवार होकर निकली थी तो उनके रूट पर कई राज्य पड़े होंगे, तो सोनम ने कोई मदद क्यों नहीं ली? यानी सोनम की यूपी के रास्ते नेपाल भागने वाली थ्योरी कहीं न कहीं सच लग रही है। राजा रघुवंशी की हत्या शादी के सिर्फ 10 दिनों बाद हुई। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। घर वालों के मुताबिक दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और दोनों ही इस रिश्ते से खुश थे। अगर सोनम को राजा के साथ नहीं रहना था तो वो पहले ही मना कर देती। दोनों ने साथ फेरे लिए, राजा ने सोनम की मांग भरी और दोनों की शादी का ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल जरूर खड़े होंगे। और ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है राजा रघुवंशी हंसते हुए सोनम की मांग पर सिंदूर भर रहा है, जबकि सोनम का चेहरा लटका हुआ है, मानो जैसे सोनम इस शादी से खुश नहीं है, जबकि राजा काफी खुश नजर आ रहा है। हर कोई अपनी शादी के दिन खुश रहता है, लेकिन इस वीडियो में भी सोनम के चेहरे पर शादी के दिन उदास चेहरा। राजा के परिजनों का कहना है कि दोनों की शादी मर्जी से हुई थी और शादी से पहले सब कुछ ठीक था। मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। राजा रघुवंशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने बेटे के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कौन सी सजा की मांग करती माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। ये तो एक मां का गुस्सा है जो बेटे की हत्यारे की सजा ए मौत की मांग कर रही है, लेकिन सजा तो मिलेगी, वो क्या होगी ये वक्त बताएगा। शादी, हनीमून और फिर साथ रहने का वादा, लेकिन इन सब के पीछे छुपी थी एक खौफनाक साजिश। सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुल रही है और जिस हनीमून को जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, वही मौत की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। इस ट्रिप को लेकर हो रहे हर एक खुलासे में सोनम कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजा को हनीमून पर मेघालय जाना ही नहीं था, क्योंकि राजा को मेघालय की कोई जानकारी नहीं थी। हनीमून का पूरा ट्रिप सोनम ने प्लान किया था। इतना ही नहीं, जाने का टिकट भी सोनम ने ही किया था। और जाने का टिकट तो हो गया था, क्या आने का भी टिकट किया था इन लोगों ने? नहीं करा था। आने का कोई टिकट नहीं था? कोई टिकट नहीं था। तो यानी कई सवाल है जो सोनम की तरफ इशारा करते हैं। सोनम रघुवंशी ने ही हनीमून का ट्रिप प्लान किया था, सिर्फ जाने का टिकट करवाया था, वापसी की टिकट नहीं की थी। सोनम हनीमून पर अपने सारे गहने लेकर गई थी। उसने कहा था फोटोशूट है, लेकिन सच ये था कि उसके दिल में कत्ल की स्क्रिप्ट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने हनीमून से पहले अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले। शक है कि ये रकम सुपारी किलर को देने के लिए निकाली गई थी। मेघालय में होटल स्टाफ और टूर गाइड से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम से मिलने आए लोग हिंदी में बात कर रहे थे। यानी सारे सबूत सोनम रघुवंशी के खिलाफ हैं, जिसने हनीमून के बहाने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के सफर पर भेज दिया। राजा रघुवंशी की मौत के बाद इंदौर के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ सोनम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि उसे फांसी देने की मांग भी लगातार खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई कातिल को सजा दिलवाना चाहता है। जैसे ही पता चला कि राजा मर्डर केस की सूत्रधार उसकी पत्नी सोनम है, तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। इंदौर के लोग राजा रघुवंशी के घर के बाहर पहुंचे और सोनम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने सोनम रघुवंशी की फोटो को फाड़कर सड़क पर आग लगाई, क्योंकि हर कोई राजा की कातिल सोनम को सजा ए मौत की मांग कर रहा है। उधर लोगों का बढ़ता आक्रोश देखते हुए सोनम के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है, क्योंकि जिस तरह राजा रघुवंशी की हत्या की गई, उस पर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर बीजेपी स्पेशल अभियान चला रही है। बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और विपक्ष 11 वर्षों का लेखा जोखा मांग रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी की है और देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जो विकसित भारत का अमृतकाल, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों पर केंद्रित होगा।
बीजेपी ने 9 जून यानी आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। अर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी के नेता सरकार के 11 वर्षों को अमृतकाल और स्वर्णिम बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी से 11 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा मांग रहा है। क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और 20 वर्षों के कामकाज का हिसाब मांग रही है, जबकि बीजेपी 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा है और इसमें आज उनकी एसीबी के सामने पेशी होनी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए साफ साफ मना कर दिया और बिजी शेड्यूल का हवाला दे दिया। वकील की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो को जवाब भेजा गया है, जिसमें लिखा है मनीष सिसोदिया काफी व्यस्त हैं, उनके पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगे। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 अप्रैल को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद समन जारी किए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 2000 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच से दूरी बना रहे हैं। 2000 करोड़ का जो क्लास घोटाला है उसके लिए पेश होना था, लेकिन एरोगेंस देखिए, कह रहे मैं तो पेश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होंगे आप? कह रहे मैं तो बहुत बिजी चल रहा हूँ जी। ना आप उप मुख्यमंत्री रहे, ना आपको एमपी हैं, ना आप एमएलए हैं, आप तो काउंसलर भी नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में भी लंबे समय तक जेल में बंद रहे हैं। वो फिलहाल जमानत पर हैं और दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर जाने वाले हैं, एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले उसी बहराइच से बड़ी संख्या में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि पूरे इलाके को दहलाया जा सकता था, लेकिन पुलिस फोर्स की मुस्तैदी से इस विस्फोटक को बरामद कर लिया गया और मौके से 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। यही वो गाड़ी है जिसके अंदर 500 किलो RDX बंद है। साजिश बड़ी थी, लेकिन योगी फोर्स ने उसे नाकाम कर दिया। मौके से कई संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जो इलाके में विस्फोटक बिछा रहे थे। इतनी मात्रा में विस्फोटक के पीछे की मंशा क्या है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं, लेकिन सीएम योगी के दौरे से पहले एक्सप्लोसिव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 10 जून को सीएम योगी का बहराइच दौरा है। यहाँ सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी बहराइच से 500 किलोग्राम विस्फोटक मिले हैं, जिसके बाद 20 से ज्यादा संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये भी है कि इस इलाके में एक कंपनी सर्वे का काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। उनको नहीं जानकारी थी। रात में पहले ये सर्वे में झंडी लगा गए थे और निशान लगा गए थे सर्वे में। बाद में जब इनसे सबसे हमने पूछा ये किसकी जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की जांच हो रही है। क्या जानकारी थी जिसका खेत था उसको जानकारी? नहीं जानकारी नहीं। यानी इसे साजिश कहें या कुछ और, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच बीजेपी के स्थानीय विधायक ने भी बड़ी बात कह दी। यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती। 500 किलो विस्फोटक बहुत बड़ी मात्रा होती है। अब सवाल ये भी जरूर उठेगा कि आखिर इतना RDX देश के अंदर आ कहां से गया और इसको लाने वाले कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है अब इस पे जांच बड़ी होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। बहराइच में जिस लक्कड़ शाह की मजार को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था, अब उस मजार के साथ आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही और मजार के आसपास के पूरे इलाके को समतल कर दिया गया। दावा किया गया कि वन क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध निर्माण किए गए थे। लक्कड़ शाह के मजार के पास कई और मजारें बना दी गई, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
ये बहराइच का कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इलाका है, जहां के मूर्तिया इलाके में एक अवैध मजार बनी हुई थी, जिसका पूरी दरगाह का रूप में पूरा शक्ल अख्तियार कर लिया गया था और इसको लक्कड़ शाह के नाम से जाना जाता था। लक्कड़ शाह की मजार के साथ साथ यहाँ पर 4 अन्य मजारें थी। अब इन तमाम अवैध मजारों को मिट्टी में मिला दिया गया है। साथ ही इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई मजारों पर लगने वाले मेलों पर रोक लगा दी थी। इनमें बहराइच के कतरनिया घाट जंगल में लक्कड़ शाह की मजार पर लगने वाला मेला भी शामिल था, लेकिन अब उस अवैध मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर की धमक लगातार जारी है। इस बार अवैध मस्जिद और दरगाह के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन तभी मुस्लिम समाज के लोग खुद हथौड़े से अतिक्रमण को गिराने लगे। इसे बुलडोजर का खौफ कहें या कुछ और, लेकिन शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण में रुकावट वाले तमाम अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सिर्फ अवैध मस्जिद या मदरसा ही नहीं, सड़क किनारे मंदिर को हटाया जा रहा है और खुद एसडीएम वंदना मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मुस्तैद हैं। कहा तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कई बार सुनाई दिए और कहा वो अपने ही देश में जो स्थिति पैदा हो गई है उसको अभी ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का लॉस एंजलिस यानी एलए शहर दंगों की चपेट में है और हालात इतने तनावपूर्ण है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस में बीच जो झड़प हो रही है वो हिंसक हो गई है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी और अमेरिका का झंडा भी जला दिया। हालात इतने बेकाबू हैं कि शहर में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। शहर में हर तरफ हाहाकार मचा है। ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वेमो वैन को आग लगा दी और पुलिस पर भी हमले किए। जरा ये वीडियो भी देखिए। धू धू कर जल रही गाड़ियां और धुएं का गुब्बार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने विस्फोटक हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। शहर में हर तरफ जलती गाड़ियां और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ही नजर आ रही है, जो बिगड़ते हालात की गवाही दे रही है। ये देखिए, पुलिस की वैन पर हाथ में मेक्सिको का फ्लैग लेकर खड़ा ये प्रदर्शनकारी ट्रंप प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्लैक हुडी पहने प्रदर्शनकारियों ने कार की बोनट खोली और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस बीच हजारों लोग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। ट्रंप प्रशासन के लिए इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है कि उनके ही देश में अमेरिका का झंडा जला दिया गया। हिंसा की आग में सुलगते लॉस एंजलिस में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हर तरफ अफरा तफरी और आगजनी का माहौल है। विडंबना देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कहने वाले ट्रंप अब अपने ही देश में दंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एलए में प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई जब यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने छापेमारी की, जिसके विरोध में सिविलियन ग्रुप्स ने मारियाची प्लाजा से डाउनटाउन के फेडरल डिटेंशन सेंटर तक मार्च निकाला। लेकिन हालात तब और विस्फोटक हो गए जब नेशनल गार्ड के जवानों ने बिना चेतावनी के आंसू गैस और पेपर बॉल्स दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और अमेरिका का फ्लैग जमीन पर पटकने लगे। कुछ लोग तो हाथ में बैनर पोस्टर लेकर आईसी आउट के नारे लगाने लगे। इसके बाद तो भयंकर हंगामा शुरू हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस बीच लॉस एंजलिस पुलिस ने एक रिपोर्टर को लाइव के दौरान जानबूझकर गोली मार दी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉस एंजलिस पुलिस ने शनिवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर कानून तोड़ने का आरोप है। दरअसल इमिग्रेशन छापों के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मथुरा की तरह ही पटना में भी देश भर में कथित गोवंश की हत्या को लेकर शिव भवानी सेना सड़कों पर उतर आई है, अपना विरोध दर्ज करा रही है। तो गोवंश की आत्मा की शांति और शुद्धिकरण के लिए हवन पूजन भी चल रहा है। और ये हिंदू शिव भवानी सेना आज शुद्धिकरण कर रहा है और पटना में ये शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन इन लोग के ये इसी बहाने
ये पूरे देश में जो गोवंश की हत्या हुई है उसको लेकर के ये आज यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुर्बानी के नाम पर देश के कई हिस्सों में गोमाता की हत्या की गई, लिहाजा सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, तभी गो हत्या बंद होगी। कुर्बानी से जो सड़कें खून से लाल हो गया, इसकी शुद्धिकरण के लिए हम लोग आज यहाँ हिंदू श्री भवानी सेना के बैनर तले यज्ञ कर रहे हैं। कुर्बानी के नाम पर कई जगह मवेशियों को काटा गया, गौ माता के साथ उनको काटा गया। मेरा एक ही डिमांड है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। कुल मिलाकर यूपी टू बिहार हिंदू संगठनों के तेवर बेहद सख्त हैं। गोवंश मिलना और उनकी कथित हत्या को लेकर इन संगठनों का गुस्सा भी जायज है। जिस देश में गाय माँ की तरह पूजी जाती हो, वहाँ गो हत्या भला कैसे कबूल। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक विशेष समुदाय के लड़के हैदरी दल नाम से संगठन बनाकर पार्क में आई महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करते नजर आए। उनकी आईडी चेक कर रहे हैं और जिहाद के लिए भड़का भी रहे हैं, जिसकी रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कथित हैदरी दल के लोग बुर्का पहने महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप? आजम नगर में। अब्बू का नाम क्या है तुम्हारा? मेरे पापा नहीं है। चलो ठीक है। अम्मी? अम्मी भी नहीं है। भाई? घर में मेरे कोई नहीं है। तो तुम अय्याशी करोगी? यहाँ पर तो घर में कोई नहीं है। अय्याशी करोगी तुम? हाँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम अय्याशी करोगी? आरोप है कि हैदरी दल के लड़के मुस्लिम महिलाओं को अगर दूसरे धर्म के लड़कों के साथ देखते हैं तो उनकी आईडी पूछते हैं और फिर गुंडागर्दी करते हैं। बैठो, लेकिन ये नकाब उतार के बैठोगी किसी और के साथ। सुन लो, ये नकाब उतारोगी, तुम्हारे बाप की तुम्हारी माँ की जागीर नहीं है, ये फातिमा की जागीर है, इसको उतार के बैठोगी। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने हैदरी दल पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल वायरल रील्स को संज्ञान में लेकर और लोगों की शिकायत के बाद योगी पुलिस एक्शन में आ गई है और हैदरी दल के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिन्हें भी लव जिहाद सिर्फ दो लोगों के प्यार का मसला नजर आता है, उन्हें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई ये खबर जरूर सुननी चाहिए। यहाँ इमरान नाम के एक लड़के ने एक के बाद एक 23 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया और वीडियो में दावा किया कि उसका टारगेट 50 हिंदू लड़कियां। जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को पता चली, सब सन्न रह गए। इमरान एक तरफ वो सोशल मीडिया पर अश्लील और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणियां कर रहा था। जब इसका फोन जांच किया गया तो इसमें करीब 23 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को इसने टारगेट किया हुआ है, जिसमें इसने लिखा हुआ है कि 50 का मेरा टारगेट था, मैं 23 हिंदू लड़कियों को अब तक टारगेट बना चुका हूँ। हैरत की बात तो ये है कि उसने सिर्फ 2 साल में इतनी लड़कियों को टारगेट किया। इसके लिए वो स्कूल जाने वाली लड़कियों को अपने ऑटो से मुफ्त छोड़ने का ऑफर देता था। इमरान ने कई हिंदू लड़कियों को टारगेट किया और उनके साथ अश्लील वीडियो बनाई, जिसके बाद उसने अपनी सभी अश्लील वीडियो जो अलग अलग लड़कियों के साथ थी उन्हें सोशल मीडिया पर स्टेटस के तौर पर लगा दिया। अलग अलग लड़कियों और महिलाओं के साथ वीडियो के अलावा इमरान के कई भड़काऊ बयान भी सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस का शिकंजा कस गया है। एक युवक के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अनर्गल बातें, कुछ टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिससे कि उससे पूछताछ जारी है। जब भरोसा गूगल मैप पर हो और कार अपनी रफ्तार पर, तो समझ लीजिए कि कार मंजिल की बजाय मौत की चौखट तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर कार गूगल मैप के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई और ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि अधूरा पुल, अधूरी प्लानिंग और पूरी लापरवाही ने मिलकर उस मुसीबत को अंजाम दिया जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लाईओवर का निर्माण अब भी अधूरा है, वहां ना तो कोई चेतावनी बोर्ड, ना कोई बैरिकेडिंग और ना ही कोई रूट डायवर्जन का बोर्ड। ऊपर से गूगल मैप ने लापरवाही में 4 चांद लगा दिया। ऐसे में गूगल मैप ने जैसे ही स्मार्ट रास्ता सुझाया, कार सवार सीधे फ्लाईओवर पर चढ़ गए। चालक को जब एहसास हुआ कि पुल अधूरा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फर्राटे भरती कार थोड़ी दूर बाद ही फ्लाईओवर पर लटकी नजर आई। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत मददगार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये हादसा महज एक चेतावनी है कि गूगल मैप के भरोसे चले तो सीधे मौत की चौखट पर ले जाकर रोकेगा और प्रशासन कहेगा, हम जांच कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप मंजिल की बजाय मुसाफिरों को मौत की चौखट पर लेकर पहुंच गया हो। बरेली की घटना हो या फिर पीलीभीत का कार हादसा, गूगल मैप के चलते कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इसकी कई और भी वजह हैं। पहला,
रियल टाइम डेटा की लिमिट्स, जैसे कोई रास्ता बंद कर दिया जाए लेकिन अपडेट ना होने के चलते गूगल मैप आपको उस रास्ते पर भेज सकता है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैनुअल अपडेट में गलतियां, जैसे कि यूजर्स कोई चेक पॉइंट, लोकेशन या रूट अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत लोकेशन टैग कर दी तो अन्य यूजर्स उसी गलत रूट पर जा सकते हैं। तीसरा, ऑटोमेटेड एल्गोरिथम की भी खामियां हैं। एल्गोरिथम के चलते सबसे छोटा या सबसे तेज रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रास्ता सुरक्षित है या नहीं ये हमेशा तय नहीं कर पाता गूगल। चौथा, ग्रामीण एरिया और ऑफ रोड डेटा की कमी भी हादसों के पीछे एक बड़ा कारण बनता है। इन रास्तों की जानकारी गूगल के पास अक्सर अधूरी या आउटडेटेड होती है। बेहतर होगा कि अनजान इलाके में गूगल मैप पर आंख बंद कर आप भरोसा ना करें। बेहतर होगा साइन बोर्ड और आसपास के लोगों से पूछकर सफर करें। दिल्ली में मासूम से बलात्कार के बाद हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 9 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला नौशाद फरार है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस आरोपी के परिजनों और करीबी दोस्तों से पूछताछ कर उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। घटना के बाद से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। हर कोई आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। कल पीड़ित परिवार के घर के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। आरोपी नौशाद को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। लोगों का मानना है कि आरोपी नौशाद गली से गुजर रही कई बच्चियों को बहाने से अपने पास बुलाने की कोशिश करता था और आरोपी ने धोखे से मासूम बच्ची को भी घर पर बुलाया था। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर बच्ची की हत्या कर सूटकेस में बंद कर दिया। आरोपी पहले ट्रक ड्राइवर भी था, जिसके चलते उसका कई अन्य राज्यों में भी जाना होता था। इसीलिए पुलिस दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस की कई टीम अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। दिल्ली में हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अतिक्रमण पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। कालकाजी के जेजे क्लस्टर में नोटिस भी चिपका दिया गया है और झुग्गी झोपड़ी वालों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। ये वही इलाका है जिसे बुलडोज करने की तैयारी है। कालकाजी में खंभों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। झुग्गियों को खाली करने की आखिरी वार्निंग दी गई है और साफ साफ शब्दों में नुकसान के लिए जिम्मेदारी भी तय की गई है। नोटिस में लिखा है 10 जून तक कैंप में रहने वाले घर खाली कर दें। इस इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर एक्शन में नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। इस नोटिस के बाद गोविंदपुरी और कालकाजी इलाके में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि उनके पास महज एक दिन का समय बचा है। ये जो जमीन है सर, ये हमारा अपना तो है नहीं, ये गवर्नमेंट की जमीन है। हम लोग अब तक यहाँ पे कब्जा करके रह रहे थे। मैं मानता हूँ मेरे को 100 साल हो गया यहाँ पे हम लोगों का। यानी स्थानीय लोग भी मान रहे हैं अब तक वो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे, लेकिन विरोध इसलिए है क्योंकि डीडीए की तरफ से घर खाली करने के लिए बेहद कम वक्त मिला है। दिल्ली और एनसीआर में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है, जबकि अगले 4 से 5 दिन और भी भीषण गर्मी की आशंका है। रविवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट तापमान है। बात अगर दिल्ली, एनसीआर साथ ही पड़ोसी राज्यों की करें तो यहाँ हीट वेव्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रही है। पारा 44 तक पहुंच गया है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली का पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने की आशंका है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के तो 18 जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार है। लिहाजा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ लोगों को घर पर रहने की सलाह भी दी है। इस टाइम जो है टेम्परेचर हाईएस्ट है, तो ऐसे टाइम के अंदर जो है, जो दिन का सबसे हॉटेस्ट टाइम होता है, सबसे गर्म समय होता है, 12 से 3 का होता है। तो इस टाइम जो है आम पब्लिक जो है अपनी कोई ऐसी बाहर जाने की योजना अगर बहुत जरूरी है तो ना बनाए, क्योंकि हीट वेव से बचने का एक ही तरीका है, घर पर रहिए, बचकर रहिए। आईएमडी की माने तो ये स्थिति 13 जून तक रहने वाली है। उसके बाद एक बार मौसम में फिर से करवट देखने को मिलेगी। अगर दिल्ली के मौजूदा वक्त की बात करें तो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जून की जलाने वाली गर्मी में खुद को आखिर कैसे बचाया जाए, क्या सावधानियां रखी जाएं ताकि हीट स्ट्रोक के हम शिकार ना हो जाएं। सबसे पहले अगर जरूरी ना हो तो धूप में निकलने से बचें, खासतौर से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच। यही वो वक्त होता है जब सूरज आग उगलता है। अगर बाहर जाना ही पड़ता है तो छाता, टोपी या स्कार्फ जरूर साथ रखें। गर्मी में खूब पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपके लिए जरूरी है। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी या ORS आप जरूर
रखें। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के ये रामबाण इलाज हैं। घर को ठंडा रखें, दिन के समय खिड़कियां और पर्दों को बंद रखें ताकि धूप कम से कम भीतर आ सके। जहां तक संभव हो पंखा, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर जरूरत ना हो तो उसको ना चलाएं, क्योंकि बिजली की कमी भी इस समय देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है हीट स्ट्रोक से रहें सावधान। अगर किसी को तेज बुखार, चक्कर, उल्टी या बेहोशी जैसी दिक्कतें हों तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी हालत में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि इंतजार जानलेवा हो सकता है। याद रखें, गर्मी का मुकाबला बहादुरी से नहीं, सावधानी से होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। गर्मी के चलते पंजाब के भटिंडा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ तेज गर्मी की वजह से कार जलने लगी। पार्किंग में खड़ी कार में अचानक धमाका हुआ और फिर कार से आग की लपटें उठने लगी। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। गर्मी इतनी तेज है कि गाड़ियां खुद से सुलगने लगी, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज धूप और कार के अंदर गर्मी से दबाव इतना बढ़ गया कि कार में धमाका हो गया। गनीमत रही कि इस धमाके में ड्राइवर बाल बच गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो भी दावे हों, लेकिन बठिंडा की ये घटना एक चेतावनी है। तेज गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं, मशीनों को भी झुलसा सकती है। जरा सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। तो अगर आप भी अपनी कार के साथ गर्मी में सफर कर रहे हैं तो सावधानी जरूरी है। गर्मी जितनी तीखी होगी, खतरा उतना ही बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में अब आपको भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से न केवल आपकी पसंदीदा कार को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि उसमें बैठे लोगों की जान भी जोखिम में आ सकती है। ऐसे में आपको करना यह है कि कार में एयर कंडीशनिंग यूनिट की समय समय पर जरूर सर्विसिंग करानी चाहिए। पार्किंग में लंबे समय तक एसी को चालू नहीं रखना चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए वायरिंग को ठीक कराना चाहिए। इसके अलावा लंबे समय तक लगातार गाड़ी चलाने से बैटरी गर्म हो जाती है। गर्मी के समय लगातार गाड़ी ड्राइव करने से बचना चाहिए। साथ ही कार में डिओड्रेंट, सैनिटाइजर और लाइटर जैसे ज्वलनशील पदार्थों को ना रखें। ड्राइव करने के बाद कार को छायादार स्थान पर ही पार्क करें और सबसे जरूरी रेडिएटर की लगातार जांच आपको करते रहना चाहिए। करप्शन भारत का वो काला सच बन गया है जिसने बाबू से लेकर आईएएस अधिकारियों तक के हाथ काले कर रखे हैं। ओडिशा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जब एक आईएएस को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। फिर क्या था आईएएस के करप्शन का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये दूर तक बिछी नोटों की गड्डियां उसी करप्शन कथा का हिस्सा हैं, जिन्हें ओडिशा के धर्मगढ़ में तैनात एक आईएएस अंजाम दे रहा था। धीवन चकमा 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं और धर्मगढ़ जिले के उप कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं। आरोप है कि साहब ने एक स्थानीय व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। छापेमारी के बाद आईएएस के घर से भी 47 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यानी साहब को आईएएस बने अभी जुमा 4 साल भी नहीं हुए, लेकिन झुट गए करप्शन के काले धंधे में। पीड़ित क्रशर व्यवसायी की शिकायत पर सतर्कता विभाग के अफसरों ने जाल बिछाकर आईएएस को रंगे हाथ रिश्वत की पहली किस्त लेते पकड़ा है। अगर आप भी आने वाले वीकेंड पर पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीकेंड पहाड़ पूरी तरह से पैक नजर आए। यानी गढ़वाल मंडल से लेकर कुमायूं तक सड़कों पर महाजाम देखने को मिला। सबसे पहले रामनगर जिम कॉर्बेट जाने वाले मार्ग की तस्वीरें देखिए। यहाँ वीकेंड पर इतने लोग पहुँचे कि काशीपुर के पास गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिम कॉर्बेट जाने वाले पर्यटकों को कई घंटों तक जाम से जूझना पड़ा। यानी 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5 घंटे जाम में खड़ा होना पड़ा। 12 बजे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब 6 घंटे हो गए। पहले 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुँचने वाले थे और अब 5:30-6 बजे तक अभी तक यहीं रामनगर भी नहीं पहुँचे। सिर्फ रामनगर ही नहीं, नैनीताल और कैचीधाम जाने वाले रास्तों पर भी भारी भीड़ नजर आई। सड़कों पर ट्रैफिक होने से लोगों को कई घंटों तक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। कैचीधाम जाने वाले पर्यटकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि हल्द्वानी शहर की रफ्तार थम गई। यहाँ भी कई किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। पहाड़ों की रानी मसूरी में तो कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी के अलावा हरिद्वार में भी लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई।